नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सूरज सिंह फिर से आप लोगों के सामने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो चलिए, मैंने जैसे आपको 2012 और 2013 के सारे प्रश्नों को आपको करा दिया है, तो आप लोग कोशिश करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा, आप सारे वीडियो को देखें। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो कहीं ना कहीं हर साल रिपीट है। बस उसका क्या किया गया है, लैंग्वेज बदल दिया गया है या कुछ तोड़ मरोड़ करके उस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसलिए आप उस प्रश्न को बार बार देखिए, किसी भी वीडियो लेक्चर को आप स्किप मत कीजिए, उसको देखते रहिए। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, गिरने वालों को होती है तकलीफ, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इस मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। 2014 में जो पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय, इसका संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपके यहां पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके मतलब जो भी ऑप्शन है यहां पर दिए गए हैं, तो आप सोच के आंसर दीजिए, सोच समझ के, कि किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। जो 1861 का अधिनियम है, यानी भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा नहीं दी गई है। हम इन सारे अधिनियमों की चर्चा क्लास में करेंगे, अभी यहां पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबा ही टॉपिक है। यानी संवैधानिक जो विकास है, यानी भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास है, वहां से ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन है 1909 के द्वारा, तीसरा आपका ऑप्शन है 1919 के द्वारा, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है, यानी सही उत्तर जो है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सोचेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है, यानी जो उत्तर है इसका, जब भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई तो 1 अक्टूबर 1937 को क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम, यानी किस अधिनियम के द्वारा? तो जो भारत शासन अधिनियम है, कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। यानी इसकी चर्चा हमने शायद 2012 या 13 का जो प्रश्न था वहां पर भी था कि मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग, वहां पे मैंने इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो यहां पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसको किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जब निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, यानी आप देखेंगे कि जब निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, वहां पे हमने चर्चा किया था कि निर्वाचन आयोग है, क्या है? निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग में एक क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। अब इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मैंने आपसे वहां पे पूछा था कि आप बताइए कि वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो आप कमेंट करके इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप
कितना अपने शिक्षा के प्रति यानी अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेट हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा, यानी तीसरा है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है, यानी निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। यहां पे प्रश्न में ये पूछा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की यहां पर बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन कैसे? इसको हटाने के लिए संसद में क्या होगा, बात जाएगी, संसद क्या करेगी, इन पे महाभियोग की प्रक्रिया लाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया क्या करेगा, राष्ट्रपति लाएगा, यानी फिर उसके बाद क्या, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जा सकता है। वैसे आप नहीं हटा सकते हैं। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को भी आप हटा सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से हटाए जाते हैं, उसी प्रक्रिया के द्वारा भी यहां पर हटाए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, त्याग सकता है। तो त्यागने के लिए तो या तो वह स्वयं अपने पद से इस्तीफा दे दे, या, लेकिन यहां पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, पत्र लिखकर, यानी ये किसे पत्र लिखे कि ये हट सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, तीसरा है प्रधानमंत्री को, चौथा है विधि मंत्री को। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसकी सहायता के लिए अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो अपना पद, यानी अपना त्याग पत्र, यदि उनको अपने पद से हटना है, तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको क्या करते हैं, उसको पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकते हैं। या तो अब जो यहां पे पूछ रहा है न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश को नहीं, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को पत्र लिख सकता है, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर क्या कर सकता है, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और एक कहां पर है, तो इसका जो वर्णन है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124(2) में क्या किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है या त्याग कर सकता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? कौन सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही है। मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न को पढ़ते समय आप ध्यान दीजिएगा कि कहां पर सही है या सही नहीं है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। पहला यहां पर ऑप्शन दे रहा है आपको, यह भंग नहीं की जा सकती। तो आपको पता है कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इसके सदस्य होते हैं वह 2 वर्ष पे, यानी 1/3 सदस्य क्या होंगे, 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती। तो ये क्या है, यह भंग नहीं की जा सकती। एक ऑप्शन आपने पकड़ा, यहां पर आपने क्या दिया है, कूट दिया है, कूट से आपको मिलाना है। तो अब देखिए यहां पर एक जो ऑप्शन है वो कहां कहां पर दिया गया है। तो एक आप देखेंगे, एक यहां पर ए ऑप्शन में दिख रहा है और सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। बी में एक कहीं नहीं दिया गया है और डी में। तो आप कह सकते हैं, यानी एलिमिनेट मेथड आप अपनाएं तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह आप यदि प्रश्न को करते हैं तो आप कहां पे पहुंच गए, 50-50% पे, यानी या तो वो ए सही होगा या तो सी सही होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या दिया है विकल्प के रूप में, तो दूसरा यहां पर विकल्प आपका दिया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जब हम इससे पहले वाला पेपर करा रहे थे उसमें आपको बताए थे कि लोकसभा का जो कार्य होता है 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है।
तो दूसरा क्या है, दूसरा आपका कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष नहीं, इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। अब देखिए दो क्या है, गलत है, तो जब दो गलत है तो आप ए में आप पहुंचेंगे तो यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, तो आपने सिर्फ 2 ऑप्शन पकड़ के आपने क्या किया, 100% क्वेश्चन को आपने सही कर लिया और इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। कैसे लिख रहा है, जैसे मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य, यानी कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो राज्यसभा के सदस्य जो सदस्य होते हैं उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इससे भी आप करते तो आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत किस संसद में होते हैं। तो मैंने जब पहली क्लास लिया था वहां पर बताया था आपसे, जो भारत की संसद होती है, संसद किससे मिलकर बना होता है, 3 लोगों से। कौन कौन, राष्ट्रपति उसमें शामिल होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। यदि ये 3 ऑप्शन आपको कहीं दिखे तो ही सही होगा। पहला यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या कर रहा है, कूट का प्रयोग किया, तो पहला आपने बता दिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो देखिए एक ऑप्शन कहां दिया, 1 कहां पे दिया गया है, तो 1 आपके ए में भी है और डी में भी है, तो यहां पर सी आपका गलत हो गया और डी क्या, बी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पर भी आपने कहां तक पहुंच गया, यानी एलिमिनेट मेथड आपने अपनाया, तो यहां पर भी आपने 50% पे पहुंच गए। अब देखिए सही कैसे हो सकता है, राज्यसभा होता है 2, अब देखिए किसमें है, तो 2 आप 1 में भी देख रहे हैं और डी में भी देख रहे हैं। तो चलिए अभी तो निकला नहीं, फिर कह रहा है लोकसभा, तो लोकसभा आप देखें, लोकसभा किसमें है, 3 में भी है और सॉरी ए में भी है और डी में भी है। तो अभी यहां से भी नहीं निकला क्योंकि लोकसभा अभी दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं। फिर आपका चौथा ऑप्शन पूछा है उपराष्ट्रपति। अब देखिए ए में उपराष्ट्रपति का कहीं उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन डी में उल्लेख किया गया है, तो उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा। इस तरह यहां पर आपने क्या किया, 100% आप यहां भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अच्छी रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना है, इन सब बातों को हम लोग आपको कराएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपका हो गया ए। कौन सा हो गया, ए हो गया। यानी भारत की संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा और राज्यसभा किसको उच्च सदन कहते हैं, किसको निम्न सदन कहते हैं, इन सब की चर्चा हमने पहले क्लास में किया हुआ है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि किसी भी क्लास को आप स्किप मत कीजिए, देखते जाइए। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना, यानी आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संबंधों की विवेचना, यानी अनुच्छेद 178 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत और 289 से 295 के अंतर्गत। जब हम आर्थिक विवेचना की बात करते हैं, यानी आर्थिक जो भी वित्त है उसको बांटने की बात करते हैं, तो किस अनुच्छेद में कहा गया, यानी केंद्र सरकार जब राज्यों को क्या करती है, अनुदान देती है या जो भी उनको सहायता प्रदान करती है, यानी वित्तीय माध्यम, यानी वित्त का जो स्रोत होना चाहिए क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। जब सामान्य रहेगा तो हम किसी भी राज्य को क्या करेंगे, जो वित्त हम बांटेंगे उसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके यातायात के क्षेत्र में हो या शिक्षा, किसी भी क्षेत्र की बात करें। अब जो विभाजन हो क्या होना चाहिए, यदि हम किसी भी राज्य को वित्त दे रहे हैं तो वो अस्थायी ना हो। यदि हम उसको अस्थायी बना देंगे तो फिर क्या होगा, समस्याएं जटिल हो जाएंगी। तो इनमें क्या होना चाहिए, जो वित्त हम देते हैं राज्यों को वो निश्चित समयांतराल पर क्या होना चाहिए, बार बार, यानी समय समय पर आप उसका पुनर्विलोकन कर सकते हैं, उसका समायोजन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो देखिए कि किस अनुच्छेद में ऐसा बात कहा गया है। तो यह जो केंद्र सरकार राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना की बात करता है वह अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। ठीक है,
अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा 7वां प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यहाँ पर जो संवैधानिक सलाहकार थे, जब भारत का संविधान बन रहा था तो इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। यह फैक्ट क्वेश्चन है, जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो इनके बारे में, BN राव जी के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। ठीक है, इन्होंने आयरलैंड के भी संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पे 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान यानी प्रारूप समिति के सदस्य थे? पूछ रहा है प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो आप देखेंगे प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, वो 7 सदस्य कौन कौन होते हैं हम देखते हैं। ऑप्शन जो दिया है आपको, N गोपाल स्वामी अय्यर होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चारों में से कौन है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखें। तो आप देखिए, आप थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़े हैं तो जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव जब वो लाते हैं तो आप दिमाग लगे क्या वो प्रारूप में काम कर सकते हैं? प्रारूप समिति में नहीं कर सकते हैं। हम ये भी आपको क्लास में चर्चा करेंगे प्रारूप समिति बनाई क्यों गई थी, इनका काम क्या था। ठीक है, तो अभी सिर्फ आज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, तो आप देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू और कहां कहां है। ऑप्शन आप देखिए ए में है, तो ए को आप एलिमिनेट करिए, ए नहीं होगा। और डी में भी जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। बी और सी में से एक होगा। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर भी आप 50-50% के चांस पे पहुंच गए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एलिमिनेट करिए। तो आप देखेंगे जब इनको एलिमिनेट करेंगे 4 ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या होंगे, सीधा से आपका उत्तर निकल के आया कि इसका ऑप्शन सी होगा 1 और 3, यानी N गोपाल स्वामी अय्यर जी रहते हैं उस समय। ठीक है, इसके जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं, KM मुंशी इसके सदस्य होते हैं, मोहम्मद शादुल्ला इसके सदस्य होते हैं और BL मित्तल इसके सदस्य होते हैं। यह N माधवराव की नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर BL मित्तल जी को लाया जाता है। और DP खेतान जी को जब TT कृष्णमाचार्य जी की नहीं रहते तो उनकी अनुपस्थिति में DP खेतान जी यहां पर, तो एक कुल 7 लोग क्या होते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी भी चर्चा हमने किया था कि संवैधानिक संस्था कौन सी है और कौन सी नहीं है, यानी गैर संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं और संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। तो ठीक है, हमने बोला था वित्त आयोग। तो वित्त आयोग आप देखेंगे कि अनुच्छेद 280 में इसकी बात किया गया था, हमने पूरी चर्चा इसकी की हुई है। इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि पहले जो भी प्रश्न कराए गए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें। योजना आयोग के स्थान पर आपको पता है कि नीति आयोग आया। कौन सा आया? नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पर क्या हुआ? नीति आयोग। लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ते हैं, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब के बारे में आप पढ़ते हैं। तो कौन सी इसमें संवैधानिक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी होती है तो किस आधार पर चलाएंगे? तो राष्ट्रपति यदि संविधान का क्या करे? अतिक्रमण करे। तो अतिक्रमण यदि राष्ट्रपति करता है संविधान का, तो उसके दौरान आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न बनेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में चलानी चाहिए? तो संसद के किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पूर्व आपको राष्ट्रपति को कितने 14 दिन पूर्व की सूचना आपको देनी होती है। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है,
कितने दिन? 14 दिन पूर्व की सूचना आपको राष्ट्रपति को देनी होती है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को क्या कर रहा है? ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसको ग्राम पंचायत, तो हमने जब आपको डीपीएसपी के बारे में बताया था तो डीपीएसपी में यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें अनुच्छेद 40 में क्या कहा है? ग्राम पंचायतों के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? यानी किसकी बात कर रहा है? लोक लेखा समिति। किसकी बात कर रहा है? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष ही नियुक्त करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब कैसे? किसको नियुक्त? यानी लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा? ये जो विपक्ष के नेता होते हैं, यानी विपक्ष का नेता, मान लीजिए इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है। तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? विपक्ष के नेता को यहां पर लोक लेखा समिति का क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना देंगे। अब इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष क्या करता है? जो हमारे, अब देखिए ये अध्यक्ष है, अभी उसके कार्य की हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, अब इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बन गया? विपक्ष का नेता। कौन बन गया? विपक्ष का नेता को लोक लेखा समिति का हमने क्या बना दिया? हमने नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष ने इनको क्या बना दिया? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया। अब ये जो विपक्ष के नेता होते हैं, अब इनका क्या संविधान में इनका उल्लेख है कि विपक्ष के नेता को ही बनाया जाए? तो यह जरूरी नहीं है कि विपक्ष के नेता को ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हमारी परंपरा है। जैसे कि हमारी परंपरा क्या है? विवाह हो। विवाह कैसे होता है? विवाह में आप देखते हैं दो पक्ष एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तब किसी की विवाह होती है और उस विवाह से क्या होता है? उनका एक संतान की उत्पत्ति होती है और उनकी वंश क्या होती है? आगे बढ़ती है। ये हमारी क्या है? ये हमारी परंपरा है, हमारी कल्चर है, यानी हमारी संस्कृति है। लेकिन वंश को ही आगे बढ़ाना है तो आप बिना इन कल्चर के, बिना अपने रीति रिवाज के भी क्या कर सकते हैं? संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसा कि आज के समय में कुछ आपको समाचारों में सुनने को मिलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है तो क्या है? ये हमारी परंपरा है। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है कहीं भी कि विपक्ष के नेता को ही अध्यक्ष बनाया जाए। अब इस अध्यक्ष का काम क्या होता है? तो अध्यक्ष का काम होता है जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक होता है, नियंत्रक महालेखक परीक्षक के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उस प्रतिवेदन की समीक्षा करने का काम कौन करता है? ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष करता है। अब आप सोचेंगे कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष इतने बड़े काम को कैसे कर सकता है? तो इसकी सहायता के लिए कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। अब ये 22 सदस्य आते कहां से हैं? तो 15 सदस्य ये लोकसभा से लेता है और 7 सदस्य राज्यसभा से क्या करता है? लेता है। ठीक है, ते इसके कार्य हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? इस प्रश्न की भी हमने चर्चा कर लिया था कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, क्या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन इसको बुलाता कौन है? तो इसको बुलाने का कार्य होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों के सदस्यों को बुलाता है और बैठक कराता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। मैंने वहां पर भी चर्चा किया था कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष मान लीजिए अनुपस्थित है तो उस अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो करेगा। अब आपके मन में प्रश्न है, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? तो आपको पता है कि दूसरा सदन कौन है? राज्यसभा है। तो राज्यसभा का आप कहेंगे कि यानी राज्यसभा का सभापति करेगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसलिए राज्यसभा का उपसभापति, यदि
लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति ही क्या करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो आपका ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें इसका सही सारे वाद की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसका सही जो उत्तर होगा यह उसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया था 1973 में, तो इस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद क्या कर सकती है, संसद मूल अधिकार सहित संविधान में संशोधन की पूर्ण शक्ति है। यानी संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार के अतिरिक्त किसी अन्य में भी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, जो उसका मूल ढांचा यानी जो बेस है, उसमें किसी भी प्रकार का उसमें क्या कर सकती है, कटौती नहीं कर सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जब भी संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो उसे अलग से उसमें क्या किया जाता है, एक भाग बनाकर उसमें जोड़ दिया जाता है। उसके मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम पहचानिए। यानी कौन से राज्य कब बनाए गए उसकी हम चर्चा करते हैं। आपके यहाँ पर उत्तर दिए गए जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का कब किया गया था। ठीक है, चर्चा करते हैं अभी। फिर दूसरा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा है सिक्किम। तो कौन सा कब, अब इसको क्या है कि जब हम जानेंगे कि किसका विभाजन कब हुआ था, कब अलग हुए थे, तभी हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो है कि आंध्र प्रदेश कब बना था। तो आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं, यानी हम क्या किसकी बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1956 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की, यानी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश कब बना था। तो हिमाचल प्रदेश आपका बना था, अस्तित्व में आया था 1971 में। कब आया था, 1971 में यहां आया था। उसके बाद आपका हरियाणा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हरियाणा राज्य की बात करते हैं। तो हरियाणा कब अस्तित्व में आया था, हरियाणा आया था 1966 में। कब आया था, 1966 में आया था। और लास्ट आपका ऑप्शन है सिक्किम। तो हम सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम आपका आया था 1976 में। कब आया था, 1976 में। अब प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश कैसे, तो आंध्र प्रदेश पहले क्या था, मद्रास का पार्ट था, मद्रास से यह अलग हुआ तो उसके बाद क्या बना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए कि जब हम 2 जून 2015 या 14 की बात है, दिमाग से स्किप हो रहा है, इसको आप देखिएगा कि तेलंगाना का गठन हुआ। किसका गठन हुआ, तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश से किसका गठन हो गया, तेलंगाना का। ठीक है, तो आप यहां पर पहले देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश कब बना, 1956 में बना। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश आपका 1971 हो गया। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा आपका 1966 हो गया। और सिक्किम की बात करते हैं तो 1976 हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, अब देखिए अब इसको सही क्रम में बैठा है। तो पहला आपका 1956, तो आंध्र प्रदेश किस में होगा, आंध्र प्रदेश ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन में पहला। अब सी में देखिए पहले 4 किया है तो ये भी आपका कट जाएगा, डी भी नहीं होगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि तीसरा यानी हरियाणा है कि हिमाचल प्रदेश। तो आप यदि जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश कब बना, 1971, और हरियाणा कब बना है, 1966। ये फैक्ट आपको थोड़े रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो 1966, तो इसका कूट क्या होगा, 1 और 3। तो 1 और 3 क्या हो गया, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या होगा, इसका बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। तो हरियाणा क्या हुआ था, हरियाणा पंजाब से कटकर यानी अलग होकर बना था। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे कि पंजाब और कुछ पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उससे क्या हुआ, अलग हुआ जाके बना। अब सिक्किम की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो हमारा राज्य जो सिक्किम है वह भारत और चीन का क्या है, बफर स्टेट यानी बफर जोन कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत विवाद का मुद्दा था। पहले हमारा देश आपको पता है कि ब्रिटिश शासन के अधीन काम करता था।
तो वहां से क्या किया कि नेपाल, भूटान और सिक्किम को क्या किया गया, अलग बना दिया गया। इसको सिक्किम को बाद में क्या किया, सिक्किम को बाद में भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो यह सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राज्य का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो पहले यह प्रश्न पूछे जाते थे क्योंकि पहले ये लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या कर सकता है, यह आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को चुन सकता था, लेकिन अब यह परंपरा क्या की गई है, समाप्त कर दी गई है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है, यानी पंचायत राज से संबंधित नहीं की बात कर रहा है। तो PN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए आपको जब इस तरह का प्रश्न पूछे ना पंचायती राज से संबंधित, तो LM सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों के तीनों पंचायत राज संबंधित समितियां हैं, लेकिन PN भगवती राव समिति या पंचायत राज से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2014 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। अगले वीडियो में हम 2015 के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। मस्त रहिए और खुश रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।